हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट सब्जेक्ट F1 जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्य चर्चा की समझ, इसके नोट्स को देखेंगे। इस सब्जेक्ट का एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स आपको एक्सटर्नल एग्जाम के थ्रू मिलता है और 30 मार्क्स इंटरनल एग्जाम के थ्रू मिलता है। इंटरनल मीन्स इसमें आपको असाइनमेंट लेके कॉलेज में जमा करना होता है। इसका फर्स्ट यूनिट है बच्चे, बचपन और समाज, और इस फर्स्ट यूनिट के 4 सब यूनिट है। पहला सब यूनिट है बच्चे तथा बचपन। दूसरा है समाजीकरण की समझ। इसमें पढ़ना है समाजीकरण की अवधारणा क्या है, उसके कारक क्या है और अलग अलग संदर्भों के बारे में। थर्ड सब यूनिट पढ़ना है बच्चों का समाजीकरण। मेन है बच्चों का समाजीकरण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर और समुदाय की भूमिका का वर्णन करना है। और चौथा है बाल अधिकारों का संदर्भ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 बच्चे, बचपन और समाज। इसका फर्स्ट सब यूनिट है बच्चे तथा बचपन। देखिए, मैंने जैसे नोट्स बनाया है वैसे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके सारे सब यूनिट्स कवर हो जाएंगे। फर्स्ट सब यूनिट दिया गया है बच्चे तथा बचपन, इसके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। तो आप जब नोट्स बनाइएगा तो ऐसे ही सब यूनिट का टॉपिक देकर बनाइएगा। बच्चे, बचपन और समाजीकरण की मूल संकल्पना समय तथा स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यहाँ बदली रहती है लिखा हुआ, बदलती रहती है लिखेंगे। तो बचपन जो होता है, बचपन केवल जैविक निर्मित नहीं होता है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक निर्मित भी होता है। सामान्य शब्दों में बचपन को जन्म से आरंभ हुआ माना जाता है। अवधारणा के रूप में देखा जाए तो कुछ लोग बचपन को खेल और मासूमियत से जोड़कर देखते हैं। तो फर्स्ट सब यूनिट जो बच्चे, बचपन और समाज दिया हुआ था, उसमें ये मैंने 7 लाइन लिखा है। इससे थोड़ा सा नोट्स आपका अट्रैक्टिव बनता है कि आप जब उसकी सामाजिक अवधारणा, सांस्कृतिक अवधारणा और ऐतिहासिक अवधारणा को दिखाओगे तो उससे पहले अगर आप ये 8 लाइन लिखते हो तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो मैंने क्या लिखा है कि जो बच्चे, बचपन और समाजीकरण की संकल्पना होती है वो समय और स्थिति के अनुसार हमेशा बदलती रहती है। और जो बचपन होता है केवल जैविक निर्मित नहीं होता है। मतलब बचपन में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो जो उसके अंदर क्वालिटी है वो बस वही तक सीमित नहीं रहता है, परंतु उस पर सामाजिक, उसके सांस्कृतिक और राजनीतिक निर्मित भी होता है। इन तीनों का भी इफेक्ट बच्चों के ऊपर होता है। ऐसे सामान्य शब्दों में तो ये कहा जाता है कि बचपन शुरुआत ही जन्म के आरंभ से हुआ, लेकिन अवधारणा के रूप में देखा जाए तो कुछ लोग जो होते हैं वो बचपन को खेल और मासूमियत शब्द से जोड़कर देखते हैं। अब हम लोग सामाजिक अवधारणा को देखेंगे, इसके बाद सांस्कृतिक अवधारणा को देखेंगे और अंतिम ऐतिहासिक अवधारणा को देखेंगे। सामाजिक अवधारणा के तहत हम लोग ये देखेंगे कि समाज में बच्चों के लिए क्या दृष्टिकोण है। सांस्कृतिक अवधारणा में ये देखेंगे कि संस्कृति के अनुसार, क्योंकि हमारा देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उनकी संस्कृति के अनुसार बच्चों के लिए उनकी क्या अवधारणा है। और ऐतिहासिक अवधारणा में ये देखेंगे कि पूर्व के समय में लोग बच्चों के लिए क्या सोचते थे, उनको किस श्रेणी में रखते थे। सामाजिक अवधारणा, बचपन की सामाजिक अवधारणा जीवन शैलियों में परिवर्तन के अनुसार हमेशा ही विकसित होती जाती है और बदलती रहती है। बच्चों और बचपन के बारे में हमारे समाज में कई धारणाएं हैं जो बच्चों के प्रति हमारे व्यवहार को निर्मित करते हैं। हमारे समाज में कुछ लोगों को मानना है कि बच्चों को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, उनका बचपन खुशहाल और परेशानी मुक्त होना चाहिए।
तो सामाजिक अवधारणा में ये लिखा हुआ है कि जो सामाजिक अवधारणा है, जैसे जैसे जीवन शैली में परिवर्तन होता है उसके अनुसार उनकी सामाजिक अवधारणा भी बदलती रहती है। बहुत सारी हमारे समाज में धारणाएं प्रचलित है और उन धारणाओं के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, उनका बचपन खुशहाल और परेशानी मुक्त होना चाहिए। परंतु आमतौर पर देखा जाए तो बचपन खुशी, आश्चर्य, चिंता और लचीलेपन का मिश्रण होता है। परंतु समाज की रूढ़िवादी विचारधारा, असमानता, धारणाओं आदि का नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यहाँ इसका मतलब ये है कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि बच्चों के पास कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो बचपन में खुशी, आश्चर्य और चिंता, लचीलापन, ये सबका मिश्रण होता है। लेकिन जो समाज की रूढ़िवादी विचारधारा है, जैसे जात पात में ऊंच नीच, इन सब का नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे सामाजिक अवधारणा को। अब हम चलते हैं सांस्कृतिक अवधारणा। यहां मैंने लिखा है सांस्कृतिक समझ। अब सांस्कृतिक अवधारणा या सांस्कृतिक समझ दोनों में से कोई सही है। जो ऊपर मैंने लिखा था सामाजिक अवधारणा, अब सामाजिक समझ में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सांस्कृतिक समझ, यदि बचपन को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो बच्चे एवं बचपन को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। हमारे समाज में हर जाति, धर्म और परंपरा में बच्चे तथा बचपन की समझ अलग अलग है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार जाति, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज आदि बच्चे तथा बचपन को देखने के हमारे नजरिए को प्रभावित करती है। हमारे समाज में बच्चों की अपने जातीय संस्कारों के तहत यह निर्देशित किया जाता है किसके साथ बैठना है, खाना है, कैसे आचरण करना है आदि सारी बातें सिखाई जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा समाज बच्चों को उन स्थिति पर देखता है कि बचपन ही वह अवस्था है जहां अपने सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं को सिखाना वयस्क की तुलना में सहज है। जरूर विश्वास करते समझ गए होंगे, कुछ भी ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो चूंकि हमारे देश में बहुत सारे जाति, धर्म, परंपरा के लोग होते हैं और जितने भी जाति, धर्म, परंपरा के लोग होते हैं, अलग अलग जाति, धर्म, परंपरा के लोग होते हैं, उनके नजरिए से बच्चों को देखा जाता है। हमारे समाज में बच्चों को उनके जातीय संस्कार के तहत पहले ही सिखा दिया जाता है कैसे बैठना है, किसके साथ बैठना है, कहाँ खाना है, क्या बोलना है। क्योंकि आपने सुना होगा जो बचपन में सीख नहीं सकता वो बचपन में सीख नहीं सकता। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा समाज बच्चों को उन स्थिति पर देखता है कि बचपन ही वह अवस्था है जहां पर हम अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को सिखा सकते हैं, वो भी वयस्क की तुलना में काफी सहज होता है। अब इसके लास्ट टॉपिक को देखेंगे, ऐतिहासिक समझ। बचपन की ऐतिहासिक समझ यह बताता है कि विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं में भी बाल्य अवस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को बचपन माना जाता है। ऐतिहासिक समझ के अनुसार यह है कि तो आप विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं को अगर समझें तो बचपन किसे कहा जाता है, तो बाल्य अवस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को, जो बाल्य अवस्था होता है और किशोरावस्था है उसके बीच की अवस्था को बचपन कहा गया है। एक इतिहासकार थे, प्रसिद्ध इतिहासकार फिलिप एरिच के अनुसार प्राचीन मानवीय समाज में बच्चों को एक स्वतंत्र सामाजिक प्राणी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जो इतिहासकार फिलिप एरिच थे उनके अनुसार ये कहा गया कि प्राचीन समय में, प्राचीन मानवीय समाज में बच्चों को स्वतंत्र सामाजिक प्राणी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उन्हें माँ बाप के अंडर में ही रखा जाता है। और मध्यकालीन समाज
जहां एक और प्राय बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक के नियंत्रण में रखा जाता है, तो ऐतिहासिक समाज में बच्चों को एक सामाजिक प्राणी की श्रेणी में ही नहीं रखा गया। जबकि मध्यकालीन समाज में थोड़ा सुधार हुआ कि उन्हें बच्चों बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक के नियंत्रण में रखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों को कैसे देखा गया है, वही भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों को दया, करुणा, अहिंसा, सबका अधिकारी माना गया है। तो यहाँ से फर्स्ट सब यूनिट खत्म हो गया, बच्चे और बचपन, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ। दूसरा सब यूनिट की ओर चलते हैं। दूसरा सब यूनिट है समाजीकरण का समझ। समाजीकरण किसे कहते हैं? उसकी अवधारणा, कारक तथा विविध संबंध, अलग अलग संबंध। तो समाजीकरण के नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है, समाजीकरण के नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजीकरण व्यक्ति और समाज के बीच की होने वाली क्रिया है। अगर यह समाजीकरण नहीं होता तो कोई भी शिशु जब जन्म लेता है उसके बाद से वो अपने समाज के तरीकों को नहीं सीख पाता। तो इस समाजीकरण के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने समाज के तौर तरीकों को सीखता है। समाज में कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, उसी नियम के अनुरूप बच्चों को या किसी व्यक्ति को चलना होता है। चलिए समाजीकरण की समझ को देखते हैं। तो समाजीकरण व्यक्ति और समाज की वह अंतःक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अथवा बच्चा समाज के सदस्यों के द्वारा समाज के तरीकों को सीखता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति और भाषा की विशेषताएं अर्जित करता है। तो समाजीकरण किसी व्यक्ति और समाज के बीच की क्रिया होती है। अगर कोई शिशु जन्म लिया तो सबसे पहला समाजीकरण में तो भूमिका उसके माता पिता निभाएंगे, क्योंकि वो उनसे बहुत कुछ सीखेगा, अपने समाज के तौर तरीके परिवार से ही सीखेगा, भाषा। और समाजीकरण के दौरान व्यक्ति अपने समूह के तौर तरीकों के अलावा उनके अंदर विश्वास, मनोवृत्ति और भाषा की विशेषताओं को भी अर्जित करता है। इन सांस्कृतिक तत्वों को अर्जित करने के दौरान व्यक्ति की पहचान और उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जब वह शिशु या फिर जब वह व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक तत्वों को अर्जित करता है तो उस व्यक्ति की पहचान समाज में होती है या फिर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चा अपने आप को समाज में सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित करता है। जैसे पीछे आपने पढ़ा, फिलिप एरिज के अनुसार बच्चों को सामाजिक प्राणी के रूप में रखा ही नहीं गया, लेकिन जो दूसरा स्टेप समाजीकरण है, इसके द्वारा बच्चा अपने आप को समाज में सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित करता है। साथ ही साथ वो समाज का एक स्वीकार्य सदस्य बन जाता है। समाजीकरण ही बच्चों को सामाजिक नियम और परंपराओं को सिखाता है। इसके द्वारा ज्ञान एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक संप्रेषित किया जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं और नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया गया है। तो बच्चों का समाजीकरण समाज में भी दो तरह से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष समाजीकरण वह होता है जिसमें बच्चों को समाजीकरण के लिए प्रत्यक्ष दिशा निर्देश आते हैं, मतलब बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे बुजुर्गों का आदर करना, आपस में प्रेम करना, विश्वास करना। वही दूसरी ओर अप्रत्यक्ष समाजीकरण, इसके अंतर्गत वह होता है जिसके अंतर्गत अनकहे दिशा निर्देश आते हैं, जैसे महिला पुरुषों की समानता, दैनिक कार्यों के आधार पर लिंग का बंटवारा आदि। तो आप लोग समझ गए होंगे समाजीकरण। समाजीकरण भी दो तरीकों से होता है, प्रत्यक्ष समाजीकरण, अप्रत्यक्ष समाजीकरण। प्रत्यक्ष समाजीकरण में कहे हुए दिशा निर्देश आते हैं और अप्रत्यक्ष समाजीकरण में अनकहे दिशा निर्देश आते हैं। अब इस समाजीकरण को बहुत सारे समाजशास्त्री और समाज और विविध शास्त्री अलग अलग प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं। अब इस समाजीकरण में विविध शास्त्री, समाज शास्त्री
एवं समाज समाजीकरण की प्रक्रिया के अलग अलग संदर्भों पर बल देते हैं। नृविज्ञानी नृविज्ञानी समाजीकरण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सांस्कृतिक हस्तांतरण के रूप में देखते हैं। तो समाज शास्त्री के अनुसार समाजीकरण मुख्य रूप से सामाजिक भूमिकाओं को सिखाता है। समाज शास्त्री ये कहते हैं कि समाजीकरण हमारे समाज की भूमिकाओं को सिखाता है। इसके अलावा समाज में भी कई अनेक नियम और मान्यताएं हैं, तो बच्चों को सिखाए जाते हैं। अतः अलग अलग समाज के लिए यह मान्यताएं असमानता, जाति, धर्म के अनुसार अलग अलग हो सकता है और प्रत्येक समाज के कुछ स्थापित नियम, विश्वास और मान्यता होती है और समाज विभिन्न माध्यमों से इन्हीं नियम और मान्यताओं को सिखाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे समाजीकरण। समाजीकरण में मैंने पहले क्या बताया था, समाजीकरण वह अंतःक्रिया होती है जो समाज और व्यक्तियों के बीच में स्थापित होती है। समाजीकरण के तहत ही कोई व्यक्ति या बच्चा समाज के कायदे, कानून, नियमों को सीखता है और जब कोई शिशु समाज के नियमों को सीखता है तब उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में मान्यता मिलने लगती है। समाज में कुछ अलग कायदे, नियम, कानून होते हैं जिसके अनुसार सबको चलना होता है। बच्चों का समाजीकरण भी दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष समाजीकरण जिसमें कहे हुए दिशा निर्देश आते हैं और अप्रत्यक्ष समाजीकरण जिसमें अनकहे दिशा निर्देश आते हैं। और अलग अलग विविध शास्त्री, समाज शास्त्री समाज ये समाजीकरण के अलग अलग संदर्भों पर बल देते हैं। नृविज्ञानी समाजीकरण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण करने की विधि मानते हैं। अतः आप लोग समाजीकरण की अवधारणा को समझ गए होंगे। इसके थर्ड सब यूनिट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थर्ड सब यूनिट में क्या है? थर्ड सब यूनिट बच्चों का समाजीकरण, इसमें माता पिता, परिवार, पड़ोस और जेंडर समुदाय की भूमिका को देखेंगे। और चौथा सब यूनिट बाल अधिकार। इन दोनों सब यूनिट को देखेंगे तो हमारा F1 खत्म हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स भी इसी तरह से बनाइए, पहले सब यूनिट का टॉपिक दीजिए फिर डील कीजिए। इससे टीचर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा और जब आप एग्जाम में पेपर देकर आएंगे तो जो एग्जामिनर है उसका भी ध्यान आकर्षित होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।